तो दिल्ली के विज्ञान भवन से अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन देश जो कि इस पूरी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे थे उनको खास तौर पर ये कहा कि G20 में आप सभी का, जिस तरह से G20 में आपको शामिल किया गया अफ्रीकन देशों का, उसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इस दौरान उन्होंने न्याय के बगैर किसी राष्ट्र की कल्पना संभव नहीं है, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा। और क्या कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही वो हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सभी अद्भुत भारत के बारे में और जानें, न्याय को भारतीय विचारों में व्यापक जगह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। इस दौरान उन्होंने क्रिप्टो करेंसी का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी और साइबर इस समय की नई चुनौतियाँ हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत में लोक अदालत जैसी व्यवस्था की गई जिसमें जल्द लोगों को न्याय किस तरह से दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जो कुछ बड़ी बातें कही वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत कानूनी क्षेत्र में अनुभवों को दूसरे देश के साथ साझा करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि समय पर न्याय देने पर हमारा लगातार जोर है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की भी बात कही और उन्होंने कहा कि किस तरह से महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस न्याय प्रक्रिया में और न्याय के क्षेत्र में आगे आ सकता है, उस पर सभी को मंथन करना चाहिए, उस पर सभी को जोर दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि किस तरह से लोक अदालत भारत देश में काम कर रही हैं और लोगों को जल्द से जल्द किस तरह से जो छोटे मामले होते हैं उसको लेकर के न्याय मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सहयोग के माध्यम से ही जो सभी देश हैं एक दूसरे के साथ साझा समन्वय के साथ ही इस पूरी न्याय प्रक्रिया को एक दूसरे के साथ मिलकर साझा करें और इस व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत बनाए। उन्होंने इस दौरान इंटर्नशिप का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज लीगल एजुकेशन के क्षेत्र में आज स्टूडेंट्स आगे आ रहे हैं, तो इंटर्नशिप के माध्यम से ये भी व्यवस्था की गई है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो न्याय व्यवस्था से जुड़े। और कई ऐसे कानूनों को ख़त्म करने की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही जिन्हें भारत में ख़त्म किया गया, जो काफ़ी पुराने वो कानून थे जिनकी आवश्यकता नहीं थी, या फिर उन्होंने कहा कि ऐसे कानून जो कि लोगों को न्याय देने की जगह उनको कहीं ना कहीं हैरेसमेंट का काम कर रहे थे, तो जिनकी ज़रूरत नहीं थी, ऐसे कानूनों को भी भारत में ख़त्म करने का काम किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ बड़ी बातें कही वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए 3 आपराधिक कानूनों में दंड के बजाय न्याय पर जोर दिया गया, जो कि नए कानून भारत में बनाए गए, उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर कहा। आपको बता दें कि इस पूरे कॉन्फ्रेंस का विषय न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियों पर, इस पर चर्चा हो रही है इस कॉन्फ्रेंस में। और उन्होंने ये भी कहा कि विकसित भारत का संकल्प नारी, युवा, किसान और गरीब के 4 अमृत स्तंभों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ बड़ी बातें इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही वो आपको बता रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि न्याय को भारतीय विचार में काफ़ी महत्व दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दूसरे देश के क्षेत्राधिकार का सम्मान करते हुए न्याय देना संभव है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी और साइबर खतरे की 21वीं सदी की नई चुनौतियों के बारे में जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इससे किस तरह से निपटा जा सकता है उस पर ज़रूर मंथन होना चाहिए, इस पर चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 20वीं सदी के उपायों से नई चुनौतियों से नहीं निपटा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में लोक अदालत के जरिए कई मामले सुलझाए गए हैं। उन्होंने जिक्र किया कि जिस समय में मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था उस समय में लोक अदालत की जो व्यवस्था वहाँ देखने को मिली और उसके दौरान किस तरह से त्वरित न्याय लोगों को मिल रहा था वो बेहद ही प्रशंसनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि नए 3 आपराधिक कानूनों में दंड के बजाय न्याय पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि देश की जनता को दंड देने की जगह उनको न्याय किस तरह से मिल सकता है, जल्दी न्याय किस तरह से मिल सकता है, उस पर ज़्यादा जोर दिए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि समय पर न्याय दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ इस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी बातें कही वो हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देती, मैं उनका फैन हूं।
मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं? SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। तो विकसित भारत का संकल्प नारी, युवा, किसान और गरीब के 4 अमृत स्तंभों पर टिका हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, इन 4 जातियों का उत्थान ही देश को विकसित बनाएगा। अंतरिम बजट में इन 4 जातियों के विकास पर मुख्य जोर रहा। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सरकार लगातार सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण से काम कर रही है। इसके परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। ये सरकार की सशक्त नीतियों और कड़े फैसलों का नतीजा है कि देश विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है। सरकार का मानना है कि विकसित भारत का संकल्प नारी, युवा, किसान और गरीब के 4 अमृत स्तंभों पर टिका है। लिहाजा ये देश की वो सबसे बड़ी 4 जातियां हैं जिनका उत्थान ही भारत को विकसित बनाएगा। सरकार इन्हीं स्तंभों को ध्यान में रखकर आगे की कई नीतियों पर काम कर रही है। देश के विकास में इन शक्तियों का कितना महत्व है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से लेकर अंतरिम बजट तक में इसे खास जगह मिली। इन 4 स्तंभों युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, देश के हर हिस्से और समाज में इन सभी की स्थिति और सपने एक जैसे ही हैं। सरकार इन्हें सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार मानती है कि विकसित भारत की भव्य इमारत 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी होगी। ये स्तंभ है युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब। देश के हर हिस्से, हर समाज में इन सभी की स्थिति और सपने एक जैसे ही हैं। इसीलिए इन 4 स्तंभों को सशक्त करने के लिए मेरी सरकार निरंतर काम कर रही है। मेरी सरकार ने टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा इन स्तंभों को मजबूत बनाने पर खर्च किया है। अंतरिम बजट के बाद प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला, किसान सभी को सशक्त करेगा। पीएम मोदी ने बजट को युवा भारत, युवा आकांक्षाओं की प्रतिबिंब बताया। साथ ही ये भी कहा कि किसानों, महिलाओं, गरीबों को और सशक्त बनाने के लिए बजट में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब अंतरिम बजट पेश किया तो इन्हीं 4 जातियों युवा, गरीब, महिला और किसान पर फोकस रखा। वित्त मंत्री ने बताया कि कैसे सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए गरीबों तक बिना किसी सेंध के पूरी रकम पहुंचाई। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने पीएम स्वनिधि योजना और विश्वकर्मा समेत दूसरी योजनाओं से गरीबों को कैसे लाभ हुआ, इसे विस्तार से बताया। वित्त मंत्री ने युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए उठाए जा रहे कदमों के भी बारे में बताया। As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilayein, Yuva and Annadata. Their needs, their aspirations and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. गरीब कल्याण, देश का कल्याण। सरकार इन स्तंभों को मजबूत बनाने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। 4 करोड़ 10 लाख गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिला। लगभग 11 करोड़
ग्रामीण परिवार तक पहली बार पाइप से पानी पहुंचा, इस पर 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 10 करोड़ उज्ज्वला के गैस कनेक्शन दिए गए। इन लाभार्थी बहनों को बहुत सस्ती गैस दी जा रही है। इस पर भी सरकार द्वारा 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कोरोना काल से ही 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसे आने वाले 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है। अब इस पर 11 लाख करोड़ रुपए और खर्च होने का अनुमान है। कोई लाभार्थी वंचित न रह जाए, इसके लिए 15 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। अभी तक इस यात्रा से करीब 19 करोड़ देशवासी जुड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल हमेशा भाजपा पर बेबुनियाद आरोप लगाते रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने इस तरह के बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं, लेकिन इसे साबित नहीं कर सके। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कई बार समन भेजा है, लेकिन वह ईडी का सामना करने से हमेशा बचते रहे हैं। देश की जनता सब कुछ जानती है। आरोप केजरीवाल जी ने लगाए थे कि विधायकों को खरीदने की प्रयास किया गया। आखिरकार ये हवा में ही आरोप लगे थे और इसके सबूत तो उनको देने ही चाहिए। उनके ही प्रवक्ता ने उन्होंने कहा था कि उनके पास ऑडियो भी है, सब सबूत भी हैं। तो अब देश को और पुलिस को बताने का समय आया कि क्या सबूत उनके पास है, नहीं तो एक बार फिर उनकी पोल खुलने वाली है। जैसा पूर्व में भी केजरीवाल जी ने झूठे आरोप लगाए और एक नहीं अनेक बार नेताओं से माफ़ी मांगी, अदालत में माफ़ी मांगी और उनका चेहरा बेनकाब हुआ है। ईडी 5 बार उनको सम्मन देती है, उसका सामना नहीं करती है। वो अपने जिन मंत्रियों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं वो आज जेल में है, उनके उप मुख्यमंत्री, उनके सांसद जेल में हैं और देश की जनता आम आदमी पार्टी का असली चेहरा जान चुकी है कि वो भ्रष्टाचार भी करते हैं और झूठ भी बोलते हैं। भगवान रामचंद्र के पद चिन्हों पर चलते हुए रामेश्वरम से अयोध्या तक एक खास रामोत्सव यात्रा शुरू की गई है। इस यात्रा से 150 से अधिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जुड़े हैं और देश भर में इस यात्रा का प्रसारण किया जा रहा है ताकि युवा पीढ़ी को राम चेतना से जोड़ा जा सके। रामोत्सव यात्रा उन सभी स्थानों का दौरा कर रही है जहां भगवान रामचंद्र अपने वनवास के दौरान गए थे। इन जगहों पर तरह तरह की रील, डॉक्यूमेंट्री, वीडियो, अलग अलग तरह के सोशल मीडिया के जरिए मेरा भारत मेरा गौरव अभियान के तहत यह यात्रा देश भर के 1.5 करोड़ लोगों तक इस यात्रा की झलक पहुंचाई जा रही है। 14 जनवरी को रामेश्वरम से शुरू हुई इस यात्रा में शामिल युवक युवतियों को वानर सेना नाम दिया गया है। यात्रा के साथ सभी स्थानों की मिट्टी और जल ले जाया जा रहा है, जिससे अयोध्या में रामायण नाम का वट वृक्ष लगाया जाएगा। यह यात्रा 14 फरवरी को अयोध्या पहुंचेगी। रामोत्सव यात्रा का उद्देश्य ये है कि युवाओं को कैसे प्रेरित करना है सनातन धर्म के लिए, युवाओं को कैसे आगे बढ़ाना है, युवाओं को कैसे सनातन धर्म के लिए जागरूक करना है। ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, लाइक 30 करोड़ से ज़्यादा उनके रीच है और 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनके। तो ऐसे ये नॉर्मल युवा नहीं है, ये खुद से आकर के अपनी जॉब छोड़ करके यहाँ पर आए हैं और जुड़े हैं। और सनातन धर्म की ये परिभाषा जो हमारे राम जी ने जो दी है रामगमन पथ की, तो हम ये चाहते हैं कि सिर्फ युवा अयोध्या जी को ना जाने, जितने रामगमन पथ है, रामगमन पथ को फॉलो करते हुए आए। अपोलो टायर कंपनी ने 2050 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त अपोलो ने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए पुनर्नवीनीकरण रबर का उपयोग करके फुटबॉल पिच बनाई है। अपोलो टायर के ग्रुप हेड मार्केटिंग एशिया पैसिफिक विक्रम गार्गा ने से खास बातचीत की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। भारत मोबिलिटी एक्सपो में आपका स्वागत है। यहाँ पे आज हम आए हैं अपोलो के जो स्टॉल है वहाँ पे, और बात इसलिए कर रहे हैं अपोलो की क्योंकि हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी, किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी को आगे लेके ये कंपनी चल रही है। बात करेंगे इनके सीएमओ से। विक्रम जी थोड़ा सा बताइए, सस्टेनेबिलिटी सब जगह पे बात हो रही है, टायर पे थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसका जो बनाना, उसका मैन्युफैक्चरिंग वो अलग तरीके से, तो आप लोग कैसे सस्टेनेबिलिटी जा रहे हैं? सबसे पहले बात यह है कि सस्टेनेबिलिटी हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इट इज़ पार्ट ऑफ द 5 पिलर्स जो हमारे विजन है।
वी वांट टू बी कार्बन न्यूट्रल बाय 2050। आज हम उस ग्राउंड पे खड़े हैं जहां पे एंड ऑफ लाइफ टायर्स के जो क्रम्स हैं, रबर क्रम्स, उससे हमने प्लेग्राउंड बनाया है बच्चों के लिए। शहरों में 15 से 17 जगह फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं। वही रबर जिसका लाइफ एंड हो गया इज नाउ रीपर्पस टू क्रिएट प्ले ग्राउंड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना कि 2070 तक नेट न्यूट्रल भारत बन जाएगा। अपोलो का क्या सपना है? हमारा सपना है कि 2050 पे हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। इसका हमारा वायदा है, हमने पूरा प्लानिंग की हुई है और हम बहुत अच्छी तरीके से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। 2050 तक अपोलो नेट न्यूट्रल होने जा रहा है। क्या आप उसके साथ तैयार है? क्या देश उनके साथ खड़ा है? इंटरेस्टिंग है क्योंकि पूरे देश में सस्टेनेबिलिटी की लहर चल रही है और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है 2070 तक भारत देश नेट न्यूट्रल तब्दील हो जाएगा। तो उसके उनका जो ये आह्वान है, उनका जो ये विजन है, उसके साथ इन लोगों का भी ये एक मानना है। क्या पर्सन ललित के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित परफ्यूम फैक्ट्री में आग लगने से एक महिला की मौत हो गई। इस घटना में 31 अन्य लोग घायल हुए हैं, वहीं 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है। यह परफ्यूम फैक्ट्री नालागढ़ स्थित झरमाजरी के करीब है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम और अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और राहत बचाव कार्य को देख रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि आग किस वजह से लगी है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में INS संधायक के जलावतरण समारोह में शामिल हुए। इसमें नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार और वरिष्ठ नौसेना और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के अधिकारी और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी इस समारोह में शिरकत की। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का यह दिन भारतीय नौसेना के लिए गौरवान्वित करने वाला है। साथ ही उन्होंने INS संधायक के लिए भारतीय नौसेना को बधाई दी। भारतीय नौसेना के लिए आज का दिन हिस्टोरिकल है। INS संधायक का हमारी नौसेना में शामिल होना निश्चित रूप से हमारी नौसेना की इस पूरे क्षेत्र में शांति व सुरक्षा को बनाए रखने में सहायता करेगा। मैं भारतीय नौसेना को INS संधायक प्राप्त होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा करना हमारी संस्कृति को दर्शाता है। आज हम अपने साथ साथ अपनी सीमाएं, खासकर हिंद महासागर और हिंद प्रांत की रक्षा बखूबी कर रहे हैं। जब आप अपनी सुरक्षा से ऊपर उठकर दूसरों की सुरक्षा करते हैं तो आपके संस्कार दिखाते हैं, आपकी संस्कृति यानी आपकी कल्चर को यह परिलक्षित करते हैं। स्वतंत्रता के बाद हमें अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अनेक मोर्चों पर हम कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हम लगातार अपनी सुरक्षा के लिए सदैव आगे बढ़ते रहे। हमने अनेक आघातों से अपनी सुरक्षा की और आज विकास के क्रम में हम इतने आगे बढ़ चुके हैं। खासकर यदि मैं अपने नेवल पावर की बात करूं तो हमारी नौसेना इतनी सशक्त हो चुकी है कि हम हिंद महासागर तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सिक्योरिटी के मामले में फर्स्ट रेस्पॉन्डर बन गए हैं। यह मैं बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। रक्षा मंत्री ने आगे बताया कि किस प्रकार से कुछ दिन पहले समुद्री लुटेरों ने एक विदेशी जहाज को अपना शिकार बना लिया था, लेकिन हमारे भारतीय नौसेना ने बड़ी बहादुरी से इस जहाज को सुरक्षित निकाला था। बीते दिनों आप जानते हैं कि किस प्रकार से समुद्री लुटेरों ने अरब सागर में हमारे कोस्ट से लगभग 2000 किलोमीटर दूर MV लीला नॉर्फॉक नामक एक जहाज को हाईजैक करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय नौसेना ने अपनी सूझबूझ व साहस का परिचय देते हुए उस जहाज को लुटेरों के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफिल टावर का टिकट अब भारतीय पर्यटक UPI के जरिए खरीद सकते हैं। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL और
लायरा के बीच हुए समझौते के बाद भारतीय पर्यटक एफिल टावर पर बिना किसी दिक्कत के टिकट बुक करने के लिए अपने यूपीआई ऐप का उपयोग कर सकते हैं। एफिल टावर पर पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में भारतीयों का स्थान दूसरा है। अब टिकट बुक कराने के लिए भारतीय पर्यटकों को किसी भी तरीके का अंतर्राष्ट्रीय लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जो कि आमतौर पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़ा होता है। भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में पेरिस के प्रसिद्ध एफिल टावर पर यूपीआई का औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा और यूपीआई को वैश्विक स्तर पर ले जाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स के पोस्ट में कहा, यह देखकर बहुत अच्छा लगा। यह यूपीआई को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और संबंधों को सुदृढ़ बनाने का श्रेष्ठ उदाहरण है। और इधर झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 5 फरवरी को विश्वास मत हासिल करेंगे। इसके लिए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 5 फरवरी से झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। कल ही झारखंड में चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हमारा हेमंत जो झारखंड के आदिवासी यहाँ का मूलवासी का के लिए जो उनका बुनियादी सवाल को और बुनियादी बातों को लेके जो अपना योजना शुरू किया है, यह झारखंड प्रदेश को जो विकास का सूची से नीचे जो दर्ज है उसको ऊपर उठाने के लिए जो योजना लाने का काम किया है। इसी में विपक्ष का हताश हो गया और झूठा आरोप देकर उनको जेल तक पहुंचाया। और चिली के जंगल में भीषण आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई है। चिली के वालपराइसो क्षेत्र में लगी आग से 480 हेक्टेयर में फैला जंगल जलकर राख हो गया। वालपराइसो के अधिकारियों ने कहा कि उच्च तापमान जैसी मौसम की स्थिति के कारण जंगल में आग लग गई। ड्राइवर्स की सुरक्षा और आपातकालीन टीमों को अपना काम करने की अनुमति देने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में आग के पास की एक सड़क को बंद कर दिया गया है। जंगल की आग पर काबू पाने में मदद के लिए 10 विमान तैनात किए गए हैं, लेकिन तेज हवाओं के कारण आग पर काबू पाने में मुश्किल हो रही है। तो चिली के जंगल में जिस तरह से आग लगी, किस तरह से हेलीकॉप्टर से मदद की जा रही है, किस तरह से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से घने जंगल में ये आग फैली और लोगों को बचाने के लिए हवाई सहारा लिया जा रहा है और लोगों को राहत और बचाव कार्य के लिए उस स्थान से दूर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से घने जंगल में आग लगी और जिसकी वजह से आसपास सड़कों को भी बंद कर दिया गया और यातायात को रोक दिया गया ताकि किसी तरह से लोगों का आवागमन यहाँ पर नहीं हो। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान के पाली में। सांसद खेल महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनते हैं। मेरे प्यारे युवा साथियों, पाली में अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। खेलों में हार तो कभी होती ही नहीं है। खेल में या तो आप जीतते हैं या तो खेल में आप सीखते हैं। इसलिए मैं सभी खिलाड़ियों के साथ ही उनके जो कोच वहां उपस्थित हैं
जो परिवारजन वहां मौजूद है, उन सभी को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सांसद खेल महाकुंभ, उसमें जो उत्साह दिख रहा है, ये जो आत्मविश्वास नजर आ रहा है, आज हर खिलाड़ी की, हर युवा की पहचान ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश बन चुका है। आज खेलों के लिए सरकार की भी वही स्पिरिट है जो मैदान पर खिलाड़ी की होती है। हमारे खिलाड़ी हमेशा से चाहते थे कि उन्हें ग्राउंड लेवल पर ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका मिले। वो अपने गांवों में खेलें, अपने स्कूलों में खेलें, उन्हें यूनिवर्सिटीज में और फिर आगे नेशनल इंटरनेशनल खेलने का मौका मिले। खिलाड़ियों की इस भावना को आज भारतीय जनता पार्टी सांसद खेल महाकुंभ से बहुत मदद मिलती है। मैं भारतीय जनता पार्टी की इस बात के लिए विशेष सराहना करूंगा कि वो अपने सांसदों के माध्यम से ऐसे खेल महाकुंभ करवा रही है और ये सिलसिला पिछले कई वर्षों से अनवरत चला आ रहा है। बीजेपी सांसद खेल महाकुंभ ने जिलों में, राज्यों में लाखों लाख होनहार खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है। ये खेल महाकुंभ नए खिलाड़ियों को तलाशने और तराशने का भी बड़ा माध्यम बन रहे हैं। और अब तो भाजपा सांसद बेटियों के लिए भी विशेष खेल महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं। मैं भाजपा को, उनके सांसदों को इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए बधाई देता हूं। साथियों, मुझे बताया गया है कि पाली में भी 1100 से ज्यादा स्कूलों के बच्चों ने सांसद खेल महाकुंभ में हिस्सा लिया है। 2 लाख से ज्यादा खिलाड़ी खेलने के लिए आगे आए हैं। इन 2 लाख खिलाड़ियों को इस महाकुंभ के माध्यम से जो एक्सपोजर मिला है, अपनी प्रतिभा दिखाने का जो मौका मिला है, वो अभूतपूर्व है। मैं संसद में अपने सहयोगी पीपी चौधरी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना शानदार आयोजन किया है। राजस्थान की वीर भूमि के युवाओं ने हमेशा ही सेना से लेकर खेलों तक देश की शान बढ़ाई है। मुझे विश्वास है कि आप सब खिलाड़ी इस विरासत को ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ाएंगे। आप जानते हैं कि खेलों की सबसे अच्छी बात यह है कि जीत की आदत तो डालते ही हैं, पर ये आपको लगातार बेहतर बनने की सीख भी देते हैं। खेल सिखाता है कि सर्वश्रेष्ठ की कोई आखिरी सीमा नहीं होती है। हमें पूरी शक्ति से प्रयास करते रहना चाहिए। इसलिए ये खेल महाकुंभ एक तरह से आपके जीवन बदलने का बहुत बड़ा महायज्ञ भी है। साथियों, खेलों की एक बहुत बड़ी ताकत ये भी होती है कि खेल युवाओं को बहुत सी बुराइयों से बचाकर रखते हैं। खेलों में इच्छा शक्ति मजबूत होती है, एकाग्रता बढ़ती है, हमारा फोकस क्लियर रहता है। चाहे ड्रग्स का जाल हो, दूसरे पदार्थों की लत हो, जो खिलाड़ी हैं वो इन सब से दूर रहता है। इसलिए खेल व्यक्तित्व के विकास में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बीजेपी सरकार चाहे राज्य में हो या फिर केंद्र में,
युवा हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौके देने से, खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता आने से, सरकार द्वारा हर संसाधन उपलब्ध कराने से भारत के खिलाड़ियों को बहुत मदद मिली है। हमने पीछे 10 साल में खेलों का बजट पहले के मुकाबले 3 गुना बढ़ा दिया है। सैकड़ों एथलीट्स आज टॉप स्कीम के तहत देश विदेश में ट्रेनिंग और कोचिंग ले रहे हैं। खेलो इंडिया गेम्स के तहत भी 3000 से ज्यादा खिलाड़ियों को 50,000 रुपये महीने की मदद दी जा रही है। ग्रास रूट लेवल पर करीब करीब 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर्स में लाखों खिलाड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं और इसके परिणाम हमारे सामने हैं। इस बार एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने 100 से अधिक मेडल जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में बड़ी संख्या में खेलो इंडिया गेम्स से निकले खिलाड़ियों की भी उपस्थिति दर्ज हुई है। मेरे प्यारे खिलाड़ियों, खिलाड़ी जब किसी टीम से खेलता है तो व्यक्तिगत लक्ष्यों से ज्यादा प्राथमिकता अपनी टीम के लक्ष्यों को देता है। वो अपनी टीम, अपने प्रदेश, अपने देश के लक्ष्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। आज अमृतकाल में देश भी इसी युवा भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी 1 तारीख को जो बजट आया है वो भी एक तरह से देश के युवाओं को ही समर्पित है। सरकार जो रेल, रोड पर आधुनिक इंफ्रा 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करने जा रही है, उसके सबसे बड़े लाभार्थी तो युवा ही होंगे। अच्छी सड़कों की सबसे ज्यादा ख्वाहिश किसे होती है? हमारे युवा को। नई वंदे भारत ट्रेनों को देखकर कौन सबसे ज्यादा खुश होता है? हमारा नौजवान, हमारे युवा। बजट में जो 40,000 वंदे भारत जैसे डिब्बे बनाने का ऐलान हुआ है, उसका फायदा किसे मिलेगा? हमारे युवाओं को। भारत आधुनिक इंफ्रा पर जो 11 लाख करोड़ रुपया खर्च करने जा रहा है, उसमें युवाओं के लिए ही सबसे ज्यादा रोजगार के नए मौके बनेंगे। भारत के युवा नई खोज कर सके, खेल हो या दूसरे क्षेत्र हो, अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां बना सके, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया है। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में छूट का विस्तार भी ऐलान किया है। साथियों, चौतरफा हो रहे विकास कार्यों ने पाली के भाग्य को भी बदला है, पाली की तस्वीर भी बदली है। आपके पाली लोकसभा में ही करीब 13,000 करोड़ की लागत की सड़कें बनी हैं। रेलवे स्टेशन का विकास हो, रेलवे ब्रिज हो, रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो, ऐसे अनेक विकास कार्यों का लाभ आप सभी को मिल रहा है। सरकार का ध्यान पाली के विद्यार्थी और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने पर भी है, उनके कौशल विकास पर भी है। पाली में कई नए आईटी सेंटर बनाए गए हैं, 2 केंद्रीय विद्यालय भी खोले गए हैं। सरकारी विद्यालयों में नए कमरे बनवाना हो, नई कंप्यूटर लैब्स का निर्माण हो, हर दिशा में पूरा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ मेडिकल कॉलेज बनने से, पासपोर्ट केंद्र बनने से, गांवों में सौर ऊर्जा लाइटिंग लगने से पाली के लोगों का जीवन और आसान हुआ है। हमारी कोशिश है कि डबल इंजन सरकार में पाली समेत पूरे राजस्थान का हर नागरिक सशक्त बने, सफल बने। बीजेपी सरकार के इन प्रयासों से पाली और इस पूरे क्षेत्र के युवाओं का जीवन भी आसान बन रहा है। और जब जीवन से मुश्किलें कम होती हैं तो खेल में मन भी लगता है, जीतने की संभावना भी बढ़ती है। मैं एक बार फिर सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
और इस समय बड़ी खबर आ रही है। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न। लाल कृष्ण आडवाणी से बात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस पर बधाई दी है। आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस पर बधाई दी है। उन्हें भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, उन्हें भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि एक्स के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि बेहद ही खुशी हो रही है इस सम्मान को देकर के। भारत रत्न की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा एक्स के माध्यम से, वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड स्टेट्समैन ऑफ आवर टाइम्स, हिज contribution to the development of India is monumental. He is a life that started from working at the grassroots for serving the nation as a deputy prime minister. उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के योगदान को याद किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने जड़ों में रह करके भारत की जड़ों को किस तरह से सींचा है और उन्होंने किस तरह से उप प्रधानमंत्री का अपना जो जिम्मेदारी थी उसे उन्होंने निभाया। उन्होंने बताया कि ही डिस्टिंग्विश्ड himself as a होम मिनिस्टर एंड INP मिनिस्टर एज वेल। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स के माध्यम से ये बात कही कि उन्होंने गृह मंत्री का पदभार भी संभाला। उन्होंने किस तरह से केंद्र में रह करके सूचना और प्रसारण मंत्री रह करके भी काम किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उन्होंने राष्ट्र के लिए, केंद्र के लिए किस तरह से काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है और उन्होंने ये कहा कि मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी है। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से वो एक हैं। भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन ज़मीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप से देश में सेवा करने तक का रहा है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर भारत के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्होंने सार्वजनिक जीवन में दशकों तक लंबी सेवा की और उन्होंने राष्ट्र को अपनी सेवाएं देकर के किस तरह से संपूर्ण भारत के विकास के लिए काम किया और उन्होंने बेहद ही खुशी जताई। उन्होंने कहा कि भारत रत्न की घोषणा किए जाने पर मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने उस पिछले समय को भी याद किया जिस समय में लाल कृष्ण आडवाणी भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री थे, पूर्व में गृह मंत्री रहे और किस तरह से उन्होंने अलग अलग पदों पर रह करके भारत की सेवा की, केंद्र सरकार में रह करके किस तरह से उन्होंने तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी व्यक्त करते हुए ये कहा कि भारत रत्न दिया जाना बेहद ही खुशी की बात है और उन्होंने इस घोषणा को लेकर के बधाइयाँ भी दी हैं भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को। और उन्होंने याद किया उनका वो सार्वजनिक जीवन जिसको लेकर के उन्होंने लगातार लंबे समय तक काम किया। आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को हुआ था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रह करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। उसके बाद उन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी को निभाया। उन्होंने भारत के INP मिनिस्टर रहे, भारत में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे और किस तरह से उन्होंने काम किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट के माध्यम से ये भी कहा कि सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी की दशकों लंबी सेवा को पारदर्शिता के साथ देखा जाता रहा है। उन्होंने कहा कि आडवाणी जी's decades long service in public life has been marked by an unwavering commitment to transparency and integrity. Setting an exemplary standard in political ethics, he has made unparalleled efforts towards furthering national unity and cultural रिजर्वेंस। उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्होंने तमाम जिम्मेदारियों को निभाया और किस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश की सेवा के लिए भी काम किया। और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, पूर्व
उप प्रधानमंत्री भारत के पूर्व गृह मंत्री को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा कितनी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि लालकृष्ण आडवाणी जो भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, सूचना प्रसारण मंत्री रहे हैं, उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है और फोन पर बधाई भी दी है प्रधानमंत्री ने। बहुत महत्वपूर्ण है, हम जानते हैं कि राजनीति में एक शुचिता, ईमानदारी और एक तरह से जो संसदीय जीवन में जो एक उदाहरण के तौर पर देखिए तो उन्हें हम सब देखते हैं। और लालकृष्ण आडवाणी संस्थापक सदस्य रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उन्हीं की अगुवाई में हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा विस्तार मिला था। लेकिन देश के योगदान में आप देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान लालकृष्ण आडवाणी का बतौर उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर रहा है। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि संसदीय जीवन कैसा होना चाहिए, उसमें जो युवा सांसद हैं, जो युवा राजनीतिक हैं, वो उनसे सीख ले सकते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने भारत रत्न की जानकारी देते हुए उनसे फोन पर बातचीत की और खुशी जताई है और देश में उनके अहम योगदान को याद किया है। तो निश्चित तौर पर लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया है। न केवल भारतीय राजनीति में बल्कि हम पूरे सामाजिक जीवन में कहेंगे, भारत के विकास में कहेंगे, उनके बहुत अहम योगदान को हम सब जानते हैं। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा ये मौका है, ये बहुत बड़ा क्षण है जब हम देख रहे हैं कि अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और खुद फोन पर बधाई भी दी है लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का। तो बहुत महत्वपूर्ण, जहां तक उनके योगदान की बात है, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और साथ ही साथ अगर आप सरकार में देखें तो उप प्रधानमंत्री रहते हुए, गृह मंत्री रहते हुए और सूचना प्रसारण मंत्री रहते हुए उन्हें तमाम उल्लेखनीय काम किया। उसके साथ ही साथ संसदीय जीवन में जिस तरह से उन्होंने एक मिसाल सामने रखी है, वो सभी राजनीतिकों के लिए, सभी जो युवा सांसद आते हैं या संसद में जो एक तरह से देखे कार्रवाई में भाग लेते हैं सांसद, उनके लिए वो एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण ऐलान जब हमने देखा कि भारत रत्न का ऐलान किया गया है, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का, बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में है, संस्थापक सदस्य के तौर पर उन्हें देखा जाता है। और बीजेपी जब 2 लोकसभा सीटों पर एक तरह से देखे एक सफलता नहीं मिल पाई थी, वहां से 89 लोकसभा सीटों तक ले जाने का एक योगदान जो उन दिनों में दिखाई दिया और जिस तरह से एक पार्टी को एकजुट करके आगे बढ़ाने का काम लालकृष्ण आडवाणी ने किया और बीजेपी को शिखर की ओर ले जाने की एक नींव रखी थी। निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी के इस एक ऐसे बिरले नेता के तौर पर हम सब जानते हैं कि जो जिन्होंने न केवल राजनीतिक शुचिता और ईमानदारी की एक मिसाल कायम रखी है, बल्कि नए नेताओं के लिए भी एक उदाहरण सामने रखा है। शैलेंद्र, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न अब पूर्व प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी को दिया जाना है। और लालकृष्ण आडवाणी जी के जिस समय के हम कार्यकाल की बात करते हैं तो जनसंघ के समय से वो भारतीय जनता पार्टी में रहे। उन्होंने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने के लिए काम किया, साथ ही साथ उन्होंने देश के जनप्रतिनिधि होने के नाते, केंद्र में मंत्री होने के नाते किस तरह से उन्होंने अपने काम किया और किस तरह से आज वो औरों के लिए पथ प्रदर्शक बने हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, बतौर गृह मंत्री और बतौर उप प्रधानमंत्री उन्होंने तमाम उल्लेखनीय काम किए और खासतौर पर देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा उस पर चर्चा होती है। इसके साथ साथ केवल एक राजनीतिक दल के वरिष्ठतम नेता के तौर पर ही नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने में, और भारतीय जनता पार्टी आज इतने विस्तार में यहाँ पर खड़ी है तो उसमें उनके योगदान को हमेशा उसकी चर्चा होती है और याद किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतीय जीवन, राजनीतिक जीवन में, भारतीय सामाजिक राजनीतिक जीवन में कोई व्यक्ति कैसे राजनीतिक तौर पर देखें शुचिता का एक मिसाल हो सकता है, उसके तौर पर भी देखें तो जो भारत के विकास में उनके योगदान को निश्चित तौर पर उसकी चर्चा होती रहती है। चूंकि हमने देखा कि एक जमीनी स्तर से उठकर एक पार्टी में उन्होंने दर्जनों नेताओं को पुरस्कृत पल्लवित करने का काम किया। आप आधुनिक पीढ़ी के तमाम ऐसे नेताओं को देखते हैं जो उनके मार्गदर्शन में राजनीतिक एक ककारा कह सकते हैं, राजनीतिक तौर पर आगे बढ़े। वो एक योगदान तो है ही, लेकिन किस तरह से देश को आगे बढ़ाया जाना है, जो कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है राष्ट्र प्रथम, यानी पार्टी से पहले राष्ट्र, और उसी नीति पर हमेशा
महत्वपूर्ण पदों पर जब लाल कृष्ण आडवाणी रहे, उस नीति पर आगे बढ़ते रहे कि देश के विकास में, देश के हित में तमाम ऐसे फैसले उन्होंने किए, तमाम ऐसे कठोर फैसले किए जो याद किए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री ने फोन कर उन्हें जब बधाई दी, इस बात की जानकारी दी और बधाई भी दी, और उसके साथ ही साथ उनके योगदान को भी, जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में, उस योगदान को भी याद किया। तो आज हम सब देख रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी के जो योगदान की चर्चा इसलिए आज और बड़े व्यापक स्तर पर हो रही है जब उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर ये उनकी सेवा, निष्ठा और उनके पराक्रम का ही सम्मान है जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ भारत रत्न दिए जाने की उनकी घोषणा की गई है। और जब भी लाल कृष्ण आडवाणी जी को याद किया जाता है, उनकी बात की जाती है, उनके बारे में जब हम याद करते हैं कि किस तरह से उन्होंने काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनाने का श्रेय हो, राम रथ यात्रा हो, या फिर उन्होंने पार्टी की भूमिका में किस तरह से रह करके कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया, किस तरह से उन्होंने लोगों को आगे लाने का काम किया। और जब भी लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात आती है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद किया जाता है। तो किस तरह से देखते हैं आप इस अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी की जोड़ी को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार लंबे समय तक काम किया? देखिए, एक दौर ऐसा था जब हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अटल आडवाणी के एक तरह से उनके बिना पार्टी की कल्पना ही नहीं की जाती रही थी। और हम जानते हैं कि आप देखें, कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने काम किया, और जब पार्टी को चुनावी सफलता नहीं मिल पाई थी और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में निराशा का माहौल था, तब किस तरह से आगे आकर उन्होंने नेतृत्व किया और पार्टी को 2 लोकसभा से हमने देखा कि 89 लोकसभा, और उसके बाद जब एनडीए की सरकार बनी पहली बार बीजेपी के अगुवाई में, तब हमने देखा कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका उनको दी गई और पार्टी में नए जनरेशन के युवा नेताओं को किस तरह से आगे बढ़ाना है, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हम देखते हैं। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश के वरिष्ठतम नेता और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न की घोषणा अत्यंत सुखद और आनंददायी है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद देश के पुनर्निर्माण में आडवाणी जी की अहम भूमिका रही है। आडवाणी जी राजनीति में शुचिता के जीवंत उदाहरण हैं। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि आडवाणी जी को भारत रत्न घोषित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से लाल कृष्ण आडवाणी जी को बधाई दी है और साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी के स्वास्थ्य और उनके दीर्घ आयु की मैं प्रार्थना करता हूं, वो सदैव स्वस्थ रहें। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने धन्यवाद किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का ट्वीट हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के वरिष्ठतम नेता और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न की घोषणा अत्यंत सुखद और आनंददायी है। आज़ादी के बाद देश के पुनर्निर्माण में लाल कृष्ण आडवाणी जी की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि आडवाणी जी राजनीति में शुचिता के जीवंत उदाहरण है। तो आपको बता दें कि भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न से लाल कृष्ण आडवाणी जो कि भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत के गृह मंत्री रहे हैं, उन्हें भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लाल कृष्ण आडवाणी जी से फ़ोन पर बात की, उन्हें बधाई दी, उनके स्वस्थ रहने की उन्हें शुभकामनाएं दी, उनके दीर्घायु होने की कामना की। और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई संदेश दिया है और कहा है कि, और हम लगातार आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने बताया है कि विद प्रोफाउंड रिस्पेक्ट आई एक्सटेंड हार्टी कांग्रेचुलेशंस श्री L.K. आडवाणी जी ऑन गवर्नमेंट डिसीजन टू कॉन्फर हिम भारत रत्न। तो ये ट्वीट हम आपको बता रहे हैं केंद्रीय मंत्री। और इस समय फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं अशोक श्रीवास्तव, वरिष्ठ संवाददाता। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितना बड़ा, अशोक जी, कितना बड़ा ये सम्मान लाल कृष्ण आडवाणी जी की सेवा, उनकी निष्ठा को लेकर के जो कि सरकार ने उन्हें देने की घोषणा की है। देखिए, ये फैसला बहुत जाहिर सी बात है कि बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। भारत रत्न देश का
सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और लाल कृष्ण आडवाणी जी को ये सम्मान देने का जो ऐलान हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत अहम फैसला है। और ये ऐसे वक्त में आया है जब हम जानते हैं कि 22 जनवरी को ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उस प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और आडवाणी जी की जो स्वास्थ्य है उसके कारण, उनके उस कारण से आडवाणी जी वहां नहीं थे। लेकिन ये कोई भूल नहीं सकता आज कि ये जो राम जन्मभूमि पर जो रामलला का मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, इसकी जो पूरी इसके लिए जो पूरा जो संघर्ष का एक दौर चला, उसमें आडवाणी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में आगे बढ़े थे। लालकृष्ण आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा निकाली, हम सब जानते हैं। उन्होंने जो रथ यात्रा निकाली थी उसके सारथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त जो बीजेपी के महासचिव नरेंद्र मोदी उनके सारथी थे। और आडवाणी जी का अगर आप पूरा राजनीतिक चरित्र देखेंगे तो जैसा हम बार बार कह रहे हैं, देखिए शुचिता की बात हमेशा उन्होंने रखी। हम नहीं भूल सकते कि आडवाणी जी पर जिंदगी में सिर्फ एक बार एक दाग लगा था, जब नरसिंह राव की एक सरकार के समय एक हवाला डायरी आई थी और जैन हवाला केस जो हुआ था, और उसमें आडवाणी जी का नाम सिर्फ डायरी में दर्ज था, इसके अलावा कोई प्रूफ नहीं था। जबकि आज हम देख रहे हैं कि जो तमाम जो नेता हैं उनके करोड़ों रुपए के बंगले, उनको अभी तेजस्वी यादव का केस हमारे सामने है, 150 करोड़ का बंगला जो है उनको 4 लाख में मिल गया और फिर भी वो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं और मेरे ऊपर ये कार्रवाई गलत हो रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन का मामला देख रहे हैं, हेमंत सोरेन की 80 से ज्यादा प्रॉपर्टी बताई जा रही है बेनामी, और इसके अलावा उन्होंने सेना की जो जमीन में घपला किया, लेकिन फिर भी वो अपने आप को हीरो बताकर कह रहे कि मैं तो लड़ूंगा और मुझे जो है जेल इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि मैं सरकार का विरोध करता हूं। लेकिन आडवाणी जी का नाम जैन हवाला डायरी में सिर्फ एक जगह उनका एक नाम था और उस नाम के आगे एक छोटी सी रकम दर्ज थी और उसमें भी आडवाणी जी को पैसा मिला, ऐसे कोई संकेत नहीं थे। लेकिन सिर्फ उनका एक नाम भर आया था और उसके बाद आडवाणी जी ने कहा था, अपने आप को उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से अलग कर लिया था। उन्होंने कहा था जब तक देश में, जब तक ये नाम मेरा यहां से नहीं हटेगा, जब तक मैं अदालत से निर्दोष साबित नहीं होऊंगा, तब तक जो है मैं देश में चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो उस वक्त उन्होंने देश की राजनीति में इतना बड़ा प्रतिमान स्थापित किया जिसको लेकर आज लोग कोई सोच भी नहीं सकता। दूसरी बड़ी बात, अभी कर्पूरी ठाकुर जी को हमने देखा कि उनको जो है भारत रत्न का सम्मान मिला, और कर्पूरी ठाकुर जी को जब ये सम्मान मिला तब उस वक्त यही बात सबसे बड़ी आई कि आज वंशवादी राजनीति है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर वो नेता हैं जिन्होंने वंशवाद को, अपने परिवार को, उन्होंने कहा नहीं मैं अपने परिवार को राजनीति में बढ़ाने का पक्षधर नहीं हूं, हालांकि लोग चाहते थे। और मैं इस बात का निजी तौर पर आपको बता रहा हूं, मैं इस बात का निजी रूप से गवाह हूं कि जब दिल्ली जब जनता पार्टी की सरकार के बाद जब बीजेपी का गठन हुआ था, उसके बाद जब 80 के दशक में जब चुनाव हुआ तो उस वक्त आडवाणी जी 2 सीटों से, लोकसभा सीटों से जीते थे, एक गांधीनगर से और दूसरा नई दिल्ली की सीट से, 2 सीटों से वो जीते थे। और उस वक्त क्योंकि गांधीनगर में आडवाणी जी का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन था और दिल्ली में जो है वो मार्जिन, क्योंकि दिल्ली की सीट बहुत वॉलेटाइल सीट होती है, वहां से आडवाणी जी का मार्जिन कम था। और उस वक्त जब आडवाणी जी को एक सीट से त्यागपत्र देना था तो आडवाणी जी ने ये कहा कि वो गांधीनगर की सीट जो है, गुजरात में गांधीनगर की सीट रिटेन करेंगे और वो दिल्ली की सीट जो है वो छोड़ देंगे, ऐसा उन्होंने ऐलान करा। और जब उन्होंने दिल्ली की सीट छोड़ने का ऐलान किया तो बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता आडवाणी जी के घर पहुंचे और उनसे उन्होंने कहा कि आप जो आपके पुत्र हैं, जयंत हैं, उनको आप दिल्ली से लड़ा दीजिए क्योंकि ये आपकी जीती हुई सीट है और आपके बेटे अगर यहां से चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी के लिए चुनाव जीतना आसान होगा और ये अच्छा रहेगा, आपके परिवार का एक व्यक्ति जो है वो राजनीति में इस तरह से उनका प्रवेश हो जाएगा। लेकिन उस वक्त आडवाणी जी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं राजनीति में हूं तो मेरे अपने परिवार को बढ़ाने के लिए नहीं हूं, मैं देश के लिए हूं, मैं देश के काम करने के लिए हूं। तो ये इन दो इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं कि आडवाणी जी का जो व्यक्तित्व है वो कितना महान है और किस हद तक उन्होंने सिद्धांतों की राजनीति की। देखिए ये मत भूलिए कि जो बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी में एक अटल जी जो हैं और उसके बाद जो है अटल जी को देश ने प्रधानमंत्री के रूप में देखा।
लेकिन उसके बाद जो है आज हम बीजेपी की राजनीति में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। लेकिन इन दो दौर के बीच में, अटल जी का दौर और साथ में नरेंद्र मोदी जी का दौर, इन दो दौर के बीच में जो मुश्किल का समय था, बीजेपी के लिए संघर्ष का समय था, वो दौर जो है वो आडवाणी जी एक तरह से बीजेपी का नेतृत्व कर रहे थे, बीजेपी को लगातार आगे बढ़ा रहे थे। और अटल जी के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। जब अटल जी और आडवाणी जी, ये दो बीजेपी के नेता थे जो लगातार जो है बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए जनसंघ के जमाने से, और हमें ये भी आज याद रखना पड़ेगा कि ये आडवाणी जी थे जिनको आपातकाल में सबसे पहले जो है अटल जी के साथ उठा के जेल में इंदिरा गांधी की सरकार ने डाल दिया था। तो एक लंबा संघर्ष उन्होंने देश की राजनीति को दिशा देने के लिए, बीजेपी को यहां तक लाने के लिए और जनसेवा के क्षेत्र में किया है। वो भी सिद्धांतों पर खड़े रहकर और अडिग रहकर उन्होंने किया है, इसलिए सम्मान के वो वास्तविक हकदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। निश्चित तौर पर अशोक जी, आपने जिस तरह से अभी वंशवाद का जिक्र किया कि किस तरह से उन्होंने वंशवाद को आगे नहीं बढ़ाया बल्कि उसको खत्म करने की बात कही, उन्होंने राजनीति में त्याग की एक नई परिभाषा बताई कि त्याग राजनीति में लोग भले ही कुर्सी के किस्सा करने की बात करते हों, लेकिन त्याग उस समय उनका था जो कि आज उन्होंने पथ प्रदर्शक के रूप में भारतीय जनता पार्टी को बताया। आपसे जानना चाहेंगे कि जनसंघ का भी आपने जिक्र किया, जनसंघ से लेकर आज जो हम भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लाल कृष्ण आडवाणी जी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किस तरह से उनकी इस पूरी यात्रा को आप देखते हैं? देखिए, आडवाणी जी जो है वो जनसंघ से जुड़े, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिस्सा थे, जनसंघ से जुड़े, और जब वो जनसंघ से जुड़े तो बहुत जल्दी उन्होंने जनसंघ में अपनी एक इम्पॉर्टेंट जगह बना ली। और उसका एक बड़ा कारण ये था कि उस समय जनसंघ में बहुत प्रभावी और बहुत जो है ऐसे नेताओं का बहुत अभाव था जो बहुत दूर तक सोचने वाले थे, जो बहुत शार्प लोग थे। तो उस वक्त आडवाणी जी थे और अटल जी थे, ऐसे नेता थे। और आडवाणी जी एक पत्रकार, बेसिकली कह सकते हैं कि उन्होंने एक पत्रकार के रूप में जो है अपने करियर की शुरुआत की थी। वो ऑर्गेनाइजर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र था, वो आडवाणी जी उसके संपादक रहे, वहां पर उसके लिए लेख लिखते थे। और उसके बाद जनसंघ के जब वो एक्टिव नेता हो गए तो उसके बाद जो है उनका और अटल जी का संघर्ष साथ साथ शुरू हुआ। ऐसे बड़े सारे किस्से आप अगर अटल जी की जीवनी भी देखेंगे, बताते हैं वो अटल जी और आडवाणी जी कैसे साथ रहते थे, संघर्ष करते थे। चुनाव के दिनों में जब वो हार जाते थे तो अटल जी और आडवाणी जी मिलकर जो है फिल्म देखने जाते थे, अपने हार का गम गलत करने के लिए कि भाई चलो चुनाव तो हार गए। तो उस दौर के ये लोग नेता हैं, और ये लोग उस दौर के नेता जब साइकिलों पर चलकर जो है पूरे देश का भ्रमण करते थे, आम लोगों के बीच जाते थे, आम लोग, तो वहां से इन्होंने पूरी पार्टी को खड़ा किया। और उसके बाद इसी सिस्टम से इन्होंने नरेंद्र मोदी जैसा एक तपा हुआ तपस्वी जो है नेता खड़ा किया। तो ये पूरा सिस्टम आज जो हम जिसको बीजेपी के रूप में हम देख रहे हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जहां पे तमाम तरह के जो नेता आप देख रहे हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी जैसे तपस्वी नेता, अमित शाह जैसे नेता, और या योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, ये सभी उस सिस्टम से निकले हैं जिस सिस्टम को खड़ा करने में अटल जी और आडवाणी जी ने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो लगा दी। तो इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये आज जो कुछ उनको सम्मान मिल रहा है उसके वो वास्तविक हकदार थे। और ये भी मत भूलिए, हम अक्सर ये बात कहते हैं, देखिए कि उन्होंने राम रथ यात्रा निकाली, लोग इस तरह का एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि राम रथ यात्रा जो है हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए करी थी। ऐसा नहीं था। उन्होंने जो राम रथ यात्रा शुरू की थी आडवाणी जी ने, वो उस वक्त जो है जैसे देश को उस वक्त समाज को, भारतीय हिंदू समाज को जातियों में तोड़ने की कोशिश शुरू हुई थी। तो आडवाणी जी ने ये योजना बनाई थी कि कैसे जो देश का समाज है उसको एकजुट रखा जाए, और उनको पता था कि समाज को एकजुट किया जा सकता है राम के नाम पर। और तब उन्होंने राम रथ यात्रा की शुरुआत की थी। और वो आप देख लीजिए आज राम कैसे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को किस तरह से आज जोड़ रहे हैं। तो ये सारे प्रमाण हैं जो उनकी जो राजनीति थी बहुत दूर तक देखते थे। और वो जब जनता पार्टी की सरकार बनी उस वक्त उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय संभाला आडवाणी जी ने, उनको आईएनबी मिनिस्ट्री जैसा पोर्टफोलियो दिया गया, क्योंकि उसके पहले जो है जब इमरजेंसी थी तो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी अशोक जी आप हमारे साथ बने रहिए। इस समय केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करके और बधाइयां दी है, और हम आपको बता दें कि हम सबके प्रेरणा स्रोत एवं देश के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने के निर्णय से बड़े हर्ष और आनंद की अनुभूति हुई है। वे राजनीति में शुचिता, समर्पण और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाइयां दी है और कहा है कि आडवाणी जी ने अपने लंबे
सार्वजनिक जीवन में अनेक भूमिकाओं में देश के विकास और राष्ट्र निर्माण में जो महत्वपूर्ण योगदान किया है वह अविस्मरणीय है और प्रेरणास्पद है। भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में भी उनकी महती भूमिका रही है। एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उन्होंने अपनी विद्वता, संसदीय एवं प्रशासनिक क्षमता से देश और लोकतंत्र को मजबूत किया है। उन्हें भारत रत्न का सम्मान मिलना हर भारतवासी के लिए हर्ष का विषय है। मैं इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और आडवाणी जी का अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट हमने अभी आपको बताया और एक्स के माध्यम से उन्होंने श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी को बधाइयां दी हैं, शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि भारत रत्न दिए जाने के इस निर्णय से बड़ा ही हर्ष और आनंद की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि उनका जो सार्वजनिक जीवन था वो लंबे समय तक किस तरह से काम करते रहे, किस तरह से विभिन्न भूमिकाओं में रह कर के उन्होंने देश के विकास में भूमिका निभाई। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी एक्स पोस्ट के माध्यम से शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि भारत रत्न से सम्मानित होने पर श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को हार्दिक बधाई। भारत के विकास और अनुकरणीय संसदीय सेवा में उनके महत्वपूर्ण योगदान ने एक अमिट छाप छोड़ी है। जमीनी स्तर से लेकर उप प्रधानमंत्री से लेकर राम मंदिर आंदोलन तक राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवा वास्तव में सराहनीय है। विशाल कद वाले नेता के लिए यह एक उचित सम्मान है। और इस समय में हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी जुड़ गए हैं। रविशंकर प्रसाद जी, भारत के रत्न से सम्मानित, भारत रत्न से सम्मानित किया जाना कितनी बड़ी खुशी, कितना बड़ा सम्मान, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आज हम लोग के लिए बहुत ही भावुक दिन है। अभिनंदन माननीय आडवाणी जी का, अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने सोचा, निर्णय किया। देखिए, आडवाणी जी को हिंदुस्तान की राजनीति में आपको 3 रूप में देखना पड़ेगा। एक तो बहुत ही प्रामाणिक पार्लियामेंटेरियन के रूप में, जो उन्होंने मानक स्थापित किया, क्या विपक्ष में क्या संसद में, वो बेस्ट पार्लियामेंटेरियन रहे। दूसरा, बहुत प्रभावी गवर्नेंस के रूप में एज एन INB मिनिस्टर, एज ए होम मिनिस्टर, देश की सुरक्षा को लेकर के। और तीसरी, इस देश में राष्ट्रवाद की विचारधारा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारा को भी आगे बढ़ाना है। और वो बढ़ाने में जो उनके प्रयास हुए, चाहे रथ के प्रयास हो या उनके बाकी विचार हो, तो आज जितने हमारी पार्टी सत्ता में है तो सारे लोग तो एक प्रकार से माननीय आडवाणी जी के प्रोडक्ट हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या राजनाथ जी, क्या स्वर्गीय सुषमा स्वराज, स्वर्गीय अरुण जेटली, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी, उसके बाकी देखिए, हम लोग की पीढ़ी को देखिए, वेंकैया नायडू को देखिए। तो आज देश में उन्होंने इतनी महान पीढ़ी पैदा की, पार्टी को गांव-गांव से कहां-कहां पहुंचाया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे प्रामाणिक राष्ट्र नेता को ये मिलना, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। आज आडवाणी जी को ही नहीं, भारत रत्न को भी सम्मानित किया गया है, उसे आडवाणी जी को देने का। और पुनः हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच का अभिनंदन उन्होंने निर्णय किया। जी, रविशंकर प्रसाद जी, जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो आज हम भूमिका देख रहे हैं, उसको किस तरह से आप याद करते हैं और किस तरह से देखते हैं? लालकृष्ण आडवाणी जी ने किस तरह से पार्टी को सींचने का काम किया, फिर वो NDA की सरकार बनाने का काम हो, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम हो, किस तरह से आप आज याद करते हैं? देखिए, बहुत छोटी पार्टी थी हम लोग की, और आपसे आज मैं कह सकता हूं कि जब 84 के चुनाव में 2 हो गए थे तो कई लोगों का था कि ये दुकान बंद होनी चाहिए अब। हाँ, नहीं, हमारी जड़ें हैं, इसको हम मजबूत करेंगे। और जनसंघ के समय से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ये दोनों लोग की जोड़ी जो थी, जिस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया, तो ये अपने आप में, इस पर तो बहुत रिसर्च की जरूरत है कि देश की राजनीति में एक पार्टी को इन दोनों लोगों ने मिलकर कैसे खड़ा किया और नीचे तक पहुंचाया। और फिर NDA में जो कोऑर्डिनेशन हुआ सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तो 6 साल वो सरकार चली। तो जिस तरह से हमारा परम सौभाग्य था, मुझे उनका काम करने का सौभाग्य मिला, अटल जी की सरकार हो या संगठन में, उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। और आज बहुत हम सबों के लिए अच्छा क्षण है, भावुक क्षण है। इतने महान नेता, हम सबों के अभिभावक, आज इनको भारत रत्न मिला है।
राम रथ यात्रा को भी लाल कृष्ण आडवाणी जी को लेकर के याद किया जाता है। किस तरह से विपरीत हालातों में उन्होंने वो यात्रा निकाली, इस पूरे देश को जोड़ने का काम किया, किस तरह से उन्होंने इस यात्रा को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया। आप किस तरह से याद करते हैं? देखिए, आपने एक ऐसा सवाल किया कि मैं आपको क्या बोलूं। मैं प्रभु राम लल्ला का वकील भी था जी, अयोध्या के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और हम लोग कई बार उनकी यात्रा में शामिल भी हुए थे। जब लालू प्रसाद जी ने उनके रथ को पटना में रोका था तो उनको गिरफ्तार किया गया था। जब मसानजोर में डिटेन किया गया था तो उन्होंने वकील के रूप में मुझे ही बुलाया था और यही कहा कि हाई कोर्ट से मुझे ये अनुमति दिलवा दो कि मैं वीपी सिंह की सरकार के खिलाफ वोट दे सकूं, बहुमत के खिलाफ, अविश्वास के खिलाफ। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। राम सबों के हैं, राम सर्वाग्रही है, राम सर्वस्पर्शी है, प्रभु राम देश को जोड़ते हैं। तो उस राम के मंदिर को लेकर जो वो देश को जगाने निकले, तो एक बहुत बड़ी बात थी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, और मैं चाहता हूं आज के दिन की चर्चा होनी चाहिए जी। जो लोग करते हैं, जब देश आजाद हुआ तो ये बताइए कि जगह जगह क्वीन विक्टोरिया की, जॉर्ज पंचम की, लॉर्ड हार्डिंग की बड़ी बड़ी मूर्तियां थी कि नहीं थी? याद है ना आपको? उन मूर्तियों को हटाया गया। क्यों हटाया गया? क्योंकि वो दास्ता की प्रतीक थी। इसी प्रकार से चाहे वो बाकी हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ये जो चला है ये गलत है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारत एक संस्कृति भी है, भारत एक संस्कार भी है, और ये राष्ट्र उसी कारण जुड़ा हुआ है। तो ये जो कल्चरल नेशनलिज्म का नया कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, ये भारत की राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। और मैं आपको बताऊं, आपने कभी इस बात को समझने की कोशिश की है, दूरदर्शन को चर्चा करनी चाहिए जी। कि बाकी पार्टियां कहाँ गायब हो गई? सीपीआई, सीपीएम, बड़ी बड़ी पार्टियां हुआ करती थी, सोशलिस्ट पार्टी, बाकी सब कहाँ चली? और देखिए, जनसंघ के समय से भाजपा खिलते हुए पहुंच गई। ये है उनकी मेहनत, अटल जी की मेहनत। और आज तो हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सोच से पार्टी को कहां से कहां पहुंचा दिया। निश्चित तौर पर जब हम लाल कृष्ण आडवाणी जी के सफ़र को याद करते हैं तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हम याद करते हैं, क्योंकि ये वो जोड़ी थी जिन्होंने राष्ट्र के विकास के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज जिस तरह से हम बदले हुए भारत को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से देश काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं के दिए हुए कह सकते हैं कि मूल मंत्र जो मंत्र थे वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के ही दिए हुए मंत्र हैं। आपने बहुत सही कहा। हमारी पार्टी की सोच क्या है? जी, आज का दिन है ये बताना, भारत को एक महान शक्ति बनाना, भारत में कमजोर करने वाली ताकतों को समाप्त करना, और चाहे वो आर्टिकल 370 को समाप्त करना हो। याद करिए, हमारे पहले अध्यक्ष श्याम प्रसाद मुखर्जी, कश्मीर में उनकी शहादत हुई थी ना, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है जी। और जब वो बिना परमिट के कश्मीर की सीमा में घुसे थे तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि जाओ देश को बताओ कि मैं बिना परमिट के कश्मीर में घुस गया, कि कश्मीर भारत का अंग है। आपको मालूम उनके सेक्रेटरी का नाम क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी। श्याम प्रसाद मुखर्जी की उम्र कितनी थी? 51 साल। वो बैरिस्टर थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, मंत्री थे। लेकिन आप जानती हैं क्या हो? दीनदयाल उपाध्याय हमारे दूसरे अध्यक्ष, कितने उम्र में उनकी डेथ हुई? 51 साल में। कई संदेहास्पद परिस्थिति में मुगल सराय में उनका एक हत्या हुई। तो वहां से अटल जी ने, फिर आडवाणी जी ने शुरू किया तमाम बाधाओं के हमें अपनी विचारधारा, अपने दल, राष्ट्रवाद और भारत एक मजबूत राष्ट्र, ये विचार लेके चलना है। तो ये वहां से गंगा शुरू हुई। और आज देखिए, उस गंगा को तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां से कहां ले गए कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गया है। भारत दुनिया में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरा है और भारत का सम्मान है। तो इस यात्रा को आप देखेंगी, हमारे माननीय आडवाणी जी ने बहुत बहुत बड़ी भूमिका अदा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आडवाणी जी से व्यक्तित्व तो नहीं है, आडवाणी जी ने एक विचार दिया और अपनी मेहनत से, देश की यात्रा से। मैं तो कई बार उनके साथ रथ यात्रा में रहा हूं। अरे मतलब न खाने का पता, न कुछ, चले जा रहे हैं रथ पर, चले जा रहे हैं।
देश को जगाने, अलग जगाने। जी रविशंकर जी, एक तरफ जहां राजनीति में वंशवाद हम देखते हैं और दूसरी तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को हम देखते हैं, तो त्याग करना लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बताया कि किस तरह से वो सत्ता के लालायित नहीं हैं, किस तरह से त्याग किया जाता है। और हमारे साथ इस समय वरिष्ठ संवाददाता अशोक श्रीवास्तव भी मौजूद हैं रविशंकर प्रसाद जी से बात करने के लिए। अशोक जी, आप रविशंकर प्रसाद जी से क्या कुछ बात करेंगे? जी रविशंकर जी नमस्कार। आप लोगों के लिए बहुत भावुक क्षण है, ये जाहिर सी बात है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जब पहली बार आडवाणी जी जब केंद्र सरकार में आए थे तो वो सूचना और प्रसारण मंत्री बने थे, और तब बने थे उसके पहले जो है देश में मीडिया का गला घोट दिया गया था आपातकाल लगाकर, और आडवाणी जी ने मीडिया को एक बार फिर से जो है ये आत्मविश्वास दिया कि वो अपने पैरों पर खड़े रहे और वो जो सवाल पूछ सकते हैं पूरी मजबूती से पूछना चाहिए। और जब आडवाणी जी देश के उप प्रधानमंत्री बने तब आप जो हैं सूचना और प्रसारण मंत्री बने, और आपने उस परंपरा को कैसे आगे बढ़ाया, मुझे लगता है ये भी आज जाना देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। धन्यवाद अशोक जी आपके इस सवाल के लिए। इमरजेंसी में आडवाणी जी ने एक लाइन लिखा था, Even Mrs. Indira Gandhi asked them to bend, they were prepared to crawl. पत्रकारों को सिर्फ झुकने को कहा गया और वो रेंगने को तैयार थे, और उसमें से वो बड़े बड़े संपादक भी थे जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब किसी का नाम यही जरूरत नहीं है। तो आडवाणी ने कहा कि नहीं, वो परंपरा आगे बढ़ानी है, और उसको उन्होंने और आगे बढ़ाया। और आपने बात किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पे आलोचना जितना उन्होंने झेला है उतना किसी और ने झेला है क्या? जाओ अपनी बात कहो, आप जनता डिसाइड करेगी। तो आप पत्रकार हैं तो आपका पूरा काम है, लेकिन पत्रकारों की प्रामाणिकता भी तभी होती है जब थोड़ा वो जमीनी हकीकत को लेकर चलते हैं। अपनी बात कहिए आप। तो ये पूरा फ्रीडम ऑफ प्रेस आडवाणी जी का आर्टिकल ऑफ फेथ था, ये हमने सिखाया था, उन्होंने सिखाया था, वो खुद पत्रकार भी थे, और उस परंपरा को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, क्या सुषमा जी और क्या बाकी मन, और हमारे प्रधानमंत्री, और आप रोज देखते हैं कितना कितना लोग बोलते हैं। ठीक है, आपका दिन। एक बात मैं और कहना चाहूंगा अशोक जी आपको, जी आडवाणी जी की शुचिता बहुत जोरदार। आपको याद है कि जब उनको जैन हवाला कास्ट में झूठा फंसाया गया नरसिंह राव की सरकार में, याद होगा जी, उन्होंने कहा मैं देता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष से, संसद से इस्तीफा देता हूं, और जब तक मैं बरी नहीं होऊंगा मैं संसद में वापस नहीं आऊंगा। और जो देश में ट्रायल की स्थिति है, शायद उनका संसदीय जीवन खत्म भी हो जाता। उन्होंने कहा आपने क्यों किया ऐसा? कहा नहीं, ये बस सवाल वसूल का है। बाद में कोर्ट ने क्वाश कर दिया सारे झूठे आरोप को, उन्होंने अपने परिवार को कभी नहीं बढ़ाया। रविशंकर जी आपको याद होगा ये बात, क्योंकि मुझे भी अच्छी तरह से याद है जब आडवाणी जी गांधीनगर और साथ साथ नई दिल्ली सीट से जीते थे, और उसके बाद उनको एक सीट रिटेन करनी थी, उन्होंने गांधीनगर सीट रिटेन करी, और कई लोग उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे कि वो नई दिल्ली सीट से अपने परिवार के किसी सदस्य को, अपने बेटे को, अपने पुत्र को उतारे, लेकिन आडवाणी जी ने साफ मना कर दिया। ये दिखाता है कि वो वंशवादी राजनीति के कितने विरोध में थे। नहीं, देखिए आडवाणी जी दिव्य पुरुष हैं, मैं ही फिर कह रहा हूँ। ये जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना परिवारवाद के खिलाफ, तो उसकी एक परंपरा है, इस बात को समझना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और ये हमें गर्व है अपनी पार्टी पर इस मामले में, शुचिता का एक मानदंड रखा है। तो आज ये बहुत पावन दिन है, और देखिए प्रभु राम का मंदिर भी बन गया, जिसके लिए वो बहुत सक्रिय थे, भव्य मंदिर बना है, और हमारे प्रधानमंत्री का जो उसमें योगदान रहा, चीजों को फैसिलिटेट करने में, एक वर्ल्ड क्लास अयोध्या सिटी बने, प्रभु राम के चेहरे पर रामनवमी के दिन सूरज की किरण भी पहुंचे, उसकी भव्यता। तो ये सब सोच है। क्या सोच है कि भारत को हमें जब भारत का एक आध्यात्मिक संस्कार की परंपरा है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार वो दुनिया के सामने आनी चाहिए। ये बात आप समझ, मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, एक आखिरी सवाल में रविशंकर जी, तो देश बदलाव की रविशंकर जी मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आपने भारत रत्न अटल जी के साथ भी काम किया, सरकार में रह के प्रशासनिक जो आपने काम किया, आपने
अब भारत रत्न अटल जी, आडवाणी जी के साथ भी आपने काम किया, उनके सानिध्य में रहकर काम किया, और आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में रहकर भी काम किया। ये जो प्रशासनिक अनुभव है, जिसको हम बीजेपी की एक आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने और साथ साथ जो है एक प्रशासनिक अच्छा प्रशासन चले, उसको आप आज कैसे डिफाइन करेंगे इन तीनों महानुभावों के कार्य प्रणाली को देखते हुए? देखिए, मेरा ये परम सौभाग्य है, और मैं तो पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ। अटल जी बहुत महान व्यक्तित्व थे। उनकी सोच, उनकी समझदारी, नेशनल हाईवे प्रोग्राम बनाना है। आडवाणी जी की सोच, राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग रखना है, भारत के सांस्कृतिक धरातल को मजबूत करना है, और हमारे नरेंद्र मोदी जी इन सबों का सम्मिश्रण है, और कुछ उनसे आगे भी है। आगे उनके 14 साल के मुख्यमंत्री का अनुभव है, तो नीचे में कैसी चीजें जाती हैं। जब बजट निर्मला जी प्रस्तुत कर रही थी तो हमने आउटकम क्या दिया ये करके दिखाया। और देखिए, हमेशा मैं बड़ी बात जो कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी और बाकी पार्टियों में क्या अंतर है। बाकी पार्टियां स्लोगन से बहुत निकालती हैं, लेकिन जमीन पर नहीं उतारती। और यहाँ सोशल जस्टिस जो बजट में कहा गया नरेंद्र मोदी की सोच है, वो सिर्फ नारा नहीं है, वो हर गरीब के यहाँ सैचुरेशन पॉइंट पहुंचाने का गुड गवर्नेंस का मॉडल है। तो आज चाहे आपके इतने अकाउंट खुल गए तो उसमें 34 करोड़ रुपए चले गए, तो इतने करोड़ रुपए बच गए, 4 करोड़ को आवास मिला, इतने लोगों को गैस मिला, इतना शौचालय मिला, इतना ग्रामीण सड़कें बनी, ये सब उसका प्रमाण है कि गरीब की सेवा प्रामाणिकता से होनी चाहिए, सामाजिक न्याय के नारेबाजी से नहीं। तो ये जनसंघ के समय का क्या नारा था? हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। याद होगा आपको जी। दीनदयाल जी का क्या था? एकात्म मानववाद में अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति की कल्पना। और आज देखिए नरेंद्र मोदी ने उसको जंग पे उतारा है। तो जब पूरी सोच आती है तो संतोष मिलता है, और इस सोच के प्रेरणा स्रोत अटल जी हों, आडवाणी जी हों, तो आज दोनों को भारत रत्न मिला है। उनको मिला पहले, स्वाभाविक है, अब आडवाणी जी को मिला, तो आडवाणी जी के लिए बहुत संतोष की बात है। लेकिन मुझे एक बात का बहुत अच्छा लगता है, आडवाणी जी भी अटल जी को बहुत मिस करते हैं। याद होगा, उन्होंने अपने ब्लॉग में भी लिखा था। बिल्कुल। आज उनकी ये जो इतनी बड़ी ये पुरस्कार उनके लिए बहुत बड़ा नहीं है, हम लोग के लिए खुशी की बात है और देश के लिए खुशी की बात है। बिल्कुल। आडवाणी जी और अटल जी का जो संबंध था, और आडवाणी जी का और नरेंद्र मोदी जी का जो संबंध है, उसको शायद ही जो मीडिया जगत है और जो बुद्धिजीवी हैं, उसको शायद ही उसका सही से आकलन कर पाएंगे। जो स्नेह था वो लोगों ने देखा नहीं, लोगों ने कहानियां अलग अलग जरूर देखिए, मुझे सिर्फ एक बात कहने दीजिए आप। जी। जो बाकी पार्टियां हैं ना, वो इंसानी रिश्तों के महत्व को नहीं समझ पाती है ना जी। वो पॉलिटिक्स में फॉर्मल रिश्तों को ही विश्वास करते हैं। हमारी पार्टी में ये पार्टी के लोगों में एक बहुत भावनात्मक इंसानी रिश्ता भी बनता है पार्टी के नेता कार्यकर्ता के अलावे। दीनदयाल उपाध्याय की अगुवाई में अटल जी आडवाणी जी के साथ फिर दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं। कि नरेंद्र मोदी को स्नेह देते हैं, आडवाणी जी आगे देखते हैं, उनकी क्षमताओं को देखते हैं। आज देखिए, बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो भाजपा में लगभग देश में जाने पहचाने लगभग 15-20 नेताओं का नाम अगर मैं बताऊं, ये सबको तो आडवाणी ने आगे बढ़ाया ना, जो करना पड़ेगा ना। तो मैं नाम गिनाऊं, स्वर्गीय कल्याण सिंह हो, गोविंदाचार्य जी हो, फिर आपके हमारे प्रमोद महाजन हो, सुषमा स्वराज हो, अरुण जेटली हो, नरेंद्र मोदी जी हो। क्षमा करिएगा, सबसे बड़ा नाम को लेना चाहिए था नरेंद्र मोदी जी। सारथी थे मोदी जी तो उनके। फिर हम लोग नीचे आए, राजनाथ जी हो। ये सब तो आडवाणी जी ने अपने तरीके से अटल जी के साथ समन्वय से कि इनको चिंता करनी चाहिए, इनको चिंता करनी चाहिए, इनमें क्षमता है, इनमें समझदारी है, व्यक्तियों को आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है, ये समझना चाहिए। उनका विशाल हृदय, उनकी सोच, विचारधारा के लिए समर्पण। हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गया, 95 में वो अपनी लोकप्रियता के शीर्ष पर थे कि नहीं थे ना? याद है ना आपको? हेलो हाँ जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप? हाँ। जी, बिल्कुल। और 95 में मुंबई के अधिवेशन ने क्या कहा
कि अब मैं चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार में आगे बढ़े। याद है ना आपको? और एकदम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो जब ये समझदारी बनती है तो फिर पार्टी बड़ी बनती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं रविशंकर जी। उस वक्त मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, तो और सभी लोग, प्रेस के लोग, क्योंकि आडवाणी जी उस वक्त राजनीति के शीर्ष पर थे और तब उन्होंने अटल जी का नाम कहा कि अटल जी मेरे सीनियर हैं और वो प्रधानमंत्री होंगे, और सभी पत्रकार अवाक थे इस पूरी घोषणा। ये जो है ना, बिल्कुल इस प्रकार से देश आगे बढ़ता है, ध्यान रखिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार रविशंकर जी को बने मुख्यमंत्री जी। ये व्यक्ति गुजरात को आगे ले जाए और देखिए कहाँ ले गए, बहुत बड़ी बात है जी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लंबा अनुभव रहा है लालकृष्ण आडवाणी जी का, संसदीय अनुभव रहा है। उन्होंने विपक्ष की भूमिका भी निभाई है। किस तरह से वो विपक्ष की भूमिका में आप उन्हें देखते हैं, वो अनुभव, वो संस्मरण किस तरह से याद आता है? अच्छा। आपको बता दें कि 26 जून 1975 में 19 मार्च 1977 से जुलाई 1969 तक सूचना और प्रसारण मंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी जी, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की आज घोषणा की गई है, जो कि पूरे भारत के लिए निश्चित तौर पर एक गर्व का क्षण है। उन्होंने 1980 से 1986 तक भारतीय जनता पार्टी के महासचिव पद पर रहकर काम किया और भारतीय जनता पार्टी को सींचने के साथ साथ उन्होंने देश के लिए भी लंबे समय तक काम करते रहे और प्रेरणा स्रोत बने रहे। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लालकृष्ण आडवाणी जी का संसदीय अनुभव भी लंबा रहा है, राज्यसभा में सदस्य रहे, लोकसभा में सदस्य रहे, केंद्र में मंत्री रहे। किस तरह से उनके इस पूरे कार्यकाल को आप याद करते हैं? विपक्ष की भूमिका भी उन्होंने निभाई, विपक्ष में रह करके किस तरह से उन्होंने उदाहरण पेश किए इस देश के लिए? देखिए, जो उनका संसदीय पूरा अनुभव अगर आप देखेंगे तो वो मेरे ख्याल से देश के जो सर्वश्रेष्ठ सांसद हैं उनमें हमेशा आडवाणी जी की गिनती होगी, क्योंकि वो जब भी बोलते थे बहुत सधा हुआ बोलते थे। और आज तो आप देखते हैं कि संसद के अंदर किस तरह का हंगामा होता है, किस तरह की जो है विपक्ष लगातार अटैक करता है, किस तरह से विपक्ष जो है जो मुद्दे नहीं होते उनको भी मुद्दे बनाता है। लेकिन आडवाणी जी जब विपक्ष के नेता थे, जब बीजेपी के की तरफ से वो विपक्ष के नेता रहे, तो आप ये पूरी आप उस वक्त की अगर आप संसद की कार्रवाई देखेंगे, विपक्ष ने कभी भी इस तरह से संसद का समय व्यर्थ ना हो, संसद का एक एक जो मिनट है वो कितना कीमती है, आडवाणी जी उसको पूरी तरह से तोड़ कर करते थे। और जहां जरूरत होती थी सरकार के साथ सहयोग करते थे, लेकिन सरकार से कड़े प्रश्न भी पूछते थे। खास करके राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उन्होंने सरकार से कई बार जो है मुश्किल सवाल पूछकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, सरकार को मुश्किल में खड़ा किया। लेकिन जहां उन्हें लगता था कि ये देश के लिए इंपॉर्टेंट इशू है, ये यहाँ पर सरकार के साथ विपक्ष को खड़ा रहना चाहिए, वहां उन्होंने बिना किसी झिझक के तमाम राजनीतिक विरोध प्रतिरोध को साइड में रख करके उन्होंने सरकार का समर्थन भी किया। यहाँ तक कि जब सोनिया गांधी यूपीए के सरकार में जब चेयरपर्सन बनी, तो उस समय बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो संबंध काफी खटासपूर्ण होने लगे थे। लेकिन उसके बावजूद भी आडवाणी जी ने कभी भी जो मर्यादा की सीमा थी वो कभी नहीं लांघी और उन्होंने हमेशा हर व्यक्ति को वो सम्मान देते थे। आप देखिए, सोमनाथ चटर्जी उस वक्त जो है एक बहुत वोकल सांसद थे सीपीएम के, लेकिन उनको किस तरह से उनका सम्मान वो देते थे, आप उसको भी आप अगर देखेंगे संसदीय इतिहास में आपको दिखाई देगा। तो चाहे संसदीय इतिहास हो, सरकार में रहकर भी उन्होंने हमेशा अपने दरवाजे जो है, जब वो देश के गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने हमेशा जो है जो जितनी राज्य सरकारें हैं वहां पर सुरक्षा को लेकर कोई भी समस्या हो तो वो तुरंत जो है उसको जो है एड्रेस करते थे। और मैं आपको एक और बहुत निजी बात आपको बता रहा हूँ, कमला जी जो है वो उनकी पत्नी, धर्मपत्नी जी अब वो नहीं रही, वो आडवाणी जी की सेहत का बहुत ख्याल रखती थी। और आडवाणी जी इसलिए जो है लंबे समय तक जो है बहुत एक्टिव रहे, क्योंकि वो बहुत कम खाते थे, बहुत सदा हुआ खाना खाते थे इस तरह से। और कमला जी ये तय करती थी कि आडवाणी जी जो है वो समय पर खा ले और उनको खाते समय जो है कोई डिस्टर्ब ना करे, वो थोड़े समय के लिए खाने की टेबल पर रहे, लेकिन उस समय वो उनका पूरा ध्यान खाने पर रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि अचानक से कुछ राजनीतिक गतिविधि होती थी या कोई कार्यकर्ता भी अगर अंतिम
अंतिम समय पर आडवाणी जी के पास कोई समस्या लेके पहुंच जाता था, जब वो गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, तो आडवाणी जी को कोशिश ये होती थी, कमला जी कोशिश करती थी आडवाणी जी पहले खाना खा ले, लेकिन आडवाणी जी को अगर जैसी खबर लगती थी कि कोई कार्यकर्ता आया है मुश्किल में है, कोई राजनीतिक नेता आया मुश्किल में, वो सब कुछ छोड़ करके खाने की टेबल उठते थे और वो सबसे पहले कार्यकर्ता से मिलते थे, उस राजनीतिक व्यक्ति से मिलते थे, उनकी जो है समस्या उसको वो दूर करते थे। तो इतना ज्यादा उनका डेडिकेशन था, सुबह उठ जाना, सुबह जो है सुबह समय पे उठ जाना और उसके बाद जो है इस तरह से जो है रात को देर तक काम करना, ये उनकी जो है ये उनका दिखाता डेडिकेशन दिखाता है। मुझे ये भी अच्छी तरह से याद है वो जो सिंधु दर्शन एक जो है एक पूरा जो एक आज लद्दाख में सिंधु दर्शन महोत्सव चलता है, इस सिंधु दर्शन महोत्सव की नींव भी आडवाणी जी ने रखी थी और वो भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है। आडवाणी जी उस वक्त जो है तरुण विजय पांचजन्य के संपादक थे, उनके साथ वो लेह में लद्दाख में थे और अचानक जब वो सुबह उठ के करीब 5-5:30 बजे जब वो वहां पर टहल रहे थे नदी के किनारे, तो तब उनको एकदम से ये पता रहे सिंधु नदी यहाँ से बहती है और वो सिंधु नदी है जो भारत की जिसको लेकर ये कहा जाता है कि सिंधु से हिंदू नाम पड़ा और ये सिंधु जो है भारत की एक प्रमुख एक रिवर नदी है। तो जैसे ही उनको ये लगे तो उन्होंने ये तुरंत आइडिया जो उन्होंने कहा कि हम सिंधु को क्यों भूल रहे हैं, और उसी वक्त जो है उन्होंने ऐलान किया कि सिंधु दर्शन फेस्टिवल शुरू होगा जिसमें देश से सभी लोग आएंगे, क्योंकि अब इसका सिंधु का जो है वो पाकिस्तान से ये शुरू होती है, तो बंटवारे के बाद धीरे धीरे एक तरह से लोगों ने सिंधु को भुला दिया था। लेकिन उन्होंने कहा कि सिंधु तो हमारी है, हम कैसे सिंधु घाटी सभ्यता को, कैसे सिंधु की संस्कृति को भूल सकते हैं, और उन्होंने उस दिन तुरंत ऐलान किया और आज तक वो जो है सिंधु जो फेस्टिवल है वो आज तक सिंधु के नदी के किनारे आयोजित होता है लेह लद्दाख में, जिसमें पूरा भारत झुकता है। जी अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी भी जुड़ चुके हैं और आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। और विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया जाना पूरे भारत के लिए किस तरह से गर्व की बात है, किस तरह से देखते हैं आप? लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का जो सरकार का फैसला है, एक तो मैं उसके लिए सरकार का भी शुक्रिया करता हूँ और आडवाणी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लाल कृष्ण आडवाणी को भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर देखना उनके कद को छोटा करना मैं मानता हूँ। वो हिंदुस्तान की राजनीति में एक ऐसे नेता हैं जो चाल चरित्र और चेहरा की बात करते हैं, जो राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, जो जीवन में नैतिकता की बात करते हैं, राजनीतिक नैतिकता की बात करते हैं। और आज जब हम जिस वक्त में राजनीति के जिस दौर में गुजर रहे हैं, जहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर बहुत हंगामा हो रहा है, आए दिन राजनेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, जेल जाने का मामला आ रहा है और लगातार कुछ न कुछ भ्रष्टाचार को लेकर हो रहा है, वहाँ लाल कृष्ण आडवाणी को याद किया जाना चाहिए। 95 में जब एक सरकार के राजनीतिक साजिश कह लें या कुछ भी कह लें, उसके दौरान हवाला कांड एक हुआ था जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आ गया था, शामिल कर दिया गया था। और लाल कृष्ण आडवाणी उन नेताओं में से जिनको ये मैं इस बात पर जोर देकर कह रहा हूँ कि उन्होंने ये घोषणा की थी, ये ऐलान किया था, इस्तीफा तो दे ही दिया था, उसके बाद ये ऐलान किया था कि जब तक उनका नाम इससे बेदाग नहीं हो जाएगा, निकल नहीं जाएगा, क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक वो लोकसभा का चुनाव या संसदीय राजनीति में नहीं आए। और इसीलिए उन्होंने 1996 का चुनाव भी नहीं लड़ा था। तो ऐसे राजनेताओं को एक दूसरे केवल राजनीतिक पार्टी से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। राजनीतिक पार्टी, और वो जब भी रहे, मतलब जब से उन्होंने शुरुआत की 1985 में, उनके साथ उनके जो जन्म स्थान है कराची, वहाँ भी पाकिस्तान में भी उनके साथ गया था और लंबे समय तक मेरा लाल कृष्ण आडवाणी जी से, जब वो गृह मंत्री रहे, फिर वो प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, लगातार उनसे संपर्क रहा। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक ऐसे नेता है कि शायद उनके बिना भारतीय जनता पार्टी की आज की ताकत का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। लाल कृष्ण आडवाणी उन लोगों से भी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की सेक्युलर की जो राजनीति है, जिसे हम लोग सो कॉल्ड सेक्युलर राजनीति कहते हैं, उसका भी पर्दाफाश किया, उसका चेहरा साफ किया। और उन्होंने एक नया शब्द कॉइन किया था उस वक्त, जिसे कहा गया था स्यूडो सेक्युलरिज्म। और आडवाणी जी ने कहा कि सेक्युलरिज्म का मतलब हिंदुइज्म के खिलाफ एलर्जी नहीं है, हिंदुइज्म से एलर्जी सेक्युलरिज्म नहीं है। तो वो बहुत साफ गोई से अपनी बातों को रखते थे और सेक्युलरिज्म को लेकर, हिंदुत्व को लेकर उनका एक अपना सोच समझ का तरीका था, जिस पर वो बड़े स्पष्ट तरीके से बात करते थे।
राम मंदिर का निर्माण अभी हुआ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को की है। तो लालकृष्ण आडवाणी के बिना राम मंदिर आंदोलन की या राम मंदिर निर्माण का जो फर्स्ट स्टेप कहना चाहिए राजनीतिक आंदोलन का, उसका श्रेय लालकृष्ण आडवाणी जी को देना चाहिए। जब सितंबर-नवंबर में 1990 में आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू की थी सोमनाथ से, जिसका संयोजन उस समय नरेंद्र मोदी कर रहे थे। उस यात्रा ने हिंदुस्तान की राजनीति में एक नई हलचल की और राम मंदिर आंदोलन को भी एक नई ताकत और नई रफ्तार दी थी। जी, विजय त्रिवेदी जी आप और अशोक श्रीवास्तव जी आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम फिर लौटेंगे और फिर आपसे बात करेंगे भारत रत्न दिए जाने को लेकर के। लालकृष्ण आडवाणी जी को आज भारत रत्न दिए जाने की जो घोषणा हुई उस पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।